खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। दिल्ली में किसकी हुकूमत बनेगी, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने आज वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एलजी ने कहा है कि वो दिल्ली में हुकूमत साजी के सिलसिले में तमाम पार्टियों से बातचीत करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने एलजी की नीयत पर शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि सारे हालात को समझते हुए भी नजीब जंग दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनवाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में सियासी बहरान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग बीजेपी की सरकार क्यों बनवाना चाहते हैं। किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं है तो एलजी इंतखाबात की सिफारिश क्यों नहीं करते, बीजेपी इंतखाबात से क्यों भाग रही है। इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सीरिया के हालात की। कुर्बानी पर कब्जा करने के लिए दाइश और कुर्द जंगजुओं में शदीद लड़ाई चल रही है। कुर्दों की मदद के लिए इराक के पेशमर्गा जंगजू तुर्की के रास्ते शाम के कुबानी शहर पहुंच गए हैं, जहां वो दाइश के जंगजुओं के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। क्या शामी जंग कुर्द बनाम दाइश हो गई है? क्या शाम के इस जंग में तुर्की फंस गया है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी मुफीद जिलानी साहब, और फोन लाइन पर हमारे राब्ते में होंगे बीजेपी एमएलए कुलवंत राणा और आम आदमी पार्टी के लीडर और पार्टी के अक़लियती सेल के सदर इरफानुल्लाह खान साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास प्रोग्राम हालात हाज़रा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने आज वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एलजी ने कहा है कि वो दिल्ली में हुकूमत साजी के सिलसिले में तमाम फरीकैन से बात करेंगे। वजीर दाखिला से मुलाकात के दौरान भी हुकूमत बनाने पर ही बात हुई। वाज़ेह रहे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुकूमत बनाने को लेकर मरकज की नुक्ताचीनी की थी और पूछा था कि अवामी हुकूक के कामों में इतनी देर क्यों हो रही है। उधर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की नीयत पर शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोर्ट को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एलजी साहब पलट गए, कह रहे मैं अगले कुछ दिनों में सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाऊंगा। तो क्या मकसद है एलजी साहब का? कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में एडजर्नमेंट लेने के काम आएगा एलजी साहब का स्टेटमेंट कि भाई अभी कुछ दिनों में ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। मैं मांग करता हूं आज एलजी साहब से, अगर आपकी नीयत साफ है तो आज आप शाम को मीटिंग बुलाइए सारी पार्टियों की और उसमें चर्चा कर लीजिए, जो भी आपको करना है। रात तक निर्णय ले लीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दीजिए भाई ये निर्णय हुआ है, खत्म। बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती तो बीजेपी इंतखाबात से क्यों नहीं करवाती है। दिल्ली सरकार के विषय में ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि केंद्र का उद्देश्य है कि किसी भी दावपेच के द्वारा दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश रखे। कल जो दलील ली गई कि 1 वर्ष तक हमारा अधिकार क्षेत्र हक है कि हम सरकार यहां चुनाव द्वारा नहीं बनने देंगे, ये संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, स्पिरिट के विरुद्ध है। 1 वर्ष के समय काल एक आउटर लिमिट के रूप में दी गई है, न कि कोई न्यूनतम समय सीमा हो। आज जब आपने 9 महीने में देख लिया कि दिल्ली की गणित के अनुसार कोई एक पार्टी अपने आप में सशक्त नहीं है, तो क्या आपत्ति हो सकती है चुनाव करने में? और जिस तरह ने बताया कि इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफीद जिलानी साहब, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। और साथ ही आपको यही बताता हूं कि इरफानुल्लाह खान साहब जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और बीजेपी एमएलए कुलवंत राणा साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तो आगाज करते हैं मुफीद जिलानी साहब से। मुफीद जिलानी साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? तमाम चीजें वाजे हो रही हैं। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी असल में बीच में फंसी हुई है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत साफ सियासत करने का दम भरा है। बड़ी बड़ी सभाओं में और मुख्तलिफ मौक़ात पर उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। पार्टी खुद कहती रही है
चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे दूसरे बड़े लीडर वेंकैया नायडू का कल भी बयान था कि भाई हम कोई भी ऐसी सरकार जोड़ तोड़ की नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये यूं भी फंसी हुई है कि अगर चुनाव कराती है तो उसको जो इंटरनल जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें ऐसा मिल रहा है कि दिल्ली के अवाम जो हैं वो उस तरह से लोकसभा चुनाव की तरह उसके साथ नहीं है जिस तरह लोकसभा के चुनाव में थे, और 7 सीटें उसको दे दी थी। जी तो इसलिए वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अभी एक्सटेंड किया जाए और जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव के नतीजे आ जाएं, उसके बाद में इस पर कोई फैसला हो। जी कुलवंत राणा साहब जो बीजेपी के एमएलए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। कुलवंत राणा साहब, मुफीद जिलानी साहब कह रहे थे कि बीजेपी फंस गई है और वो अब फिर ये देखना चाह रही है कि जम्मू कश्मीर के क्या नतीजे आते हैं, झारखंड से क्या नतीजा आता है, उसके बाद ही दिल्ली में इलेक्शन कराने का कोई फैसला किया जाएगा। हेलो जी कुलवंत राणा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, आप पूरा जो नक्शा है वो आपके सामने है कि एलजी साहब ने राजनाथ सिंह से बात की है, वो तमाम पार्टियों से बात करना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नीयत पर शक है। जी तो जिलानी जी, केजरीवाल जी, ये सब लोग हताशा के शिकार हैं। जी दूसरा, संवैधानिक अधिकार माननीय उपराज्यपाल महोदय को है। जी उपराज्यपाल महोदय निर्णय लेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले रही जी, न उसको निर्णय लेना। संवैधानिक अधिकार माननीय उपराज्यपाल महोदय को है जी, और उपराज्यपाल महोदय जो निर्णय लेंगे। हम चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव, अगर जहां पर जब यूपीए की सरकार 2 बार बनी, क्या हम चुनाव लड़ने से डर रहे थे क्या? हम चुनाव जब से पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, जब से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। हम चुनाव हालात देख के नहीं लड़ते। जब चुनाव आयोग बोलता है चुनाव आयोग जाना है, चुनाव में जाते हैं हम लोग। हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनी हुई है। पार्टियां भारत नहीं बनती चुनाव लड़ने से। हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जो संविधानिक जो अधिकार के संविधान के अनुसार जो भी निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ हैं हम। हाँ, लेकिन पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप जिक्र कर रहे थे मुफीद जिलानी साहब का कि वो हताशा का शिकार है। वो नहीं, इसलिए कि वो जर्नलिस्ट हैं। इरफानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर, उनसे पूछ लेते हैं। इरफान साहब, आपने सुना कुलवंत राणा साहब को? जी जी जी, मैंने सुना, उन्हें अच्छी तरह सुना है और पिछले 9 महीने से सुन रहे हैं। लोगों को यही भाषा, यही जबान बोल रहे हैं। इतना बड़ा मजाक दिल्ली के साथ हो रहा है। इन्हें ये देखना चाहिए कि पास्ट में इस तरह से सरकार चला रहे थे कांग्रेस के जमाने में, यूपीए की गवर्नमेंट के जमाने में, उसी तरह सरकार भी इसी तरह चल रही है कि कोर्ट जब कहता है, टिकटिकाता है, लताड़ बताता है, तो ये फौरन में आ जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं और कहते हैं हम जल्दी से शुरू करने जा रहे हैं। ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स है, करना चाहते हैं। और इतना बड़ा मजाक मुझे लगता है किसी स्टेट में नहीं हुआ जितना जम्मूरी के साथ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये मजाक भी है और बहुत ज्यादा नाइंसाफी है यहाँ के अवाम के साथ कि यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार उन्हें नहीं मिल पा रही है। लोग महंगाई से परेशान हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत सी जगह बिजली नहीं आती है, पानी लाइनें नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, सड़कें टूटी नहीं है, पूरा हाल है दिल्ली का। तो मैं समझता हूँ साहब, दिल्ली के आवाम के साथ मजाक आप बता रहे हैं, ये मजाक के लिए कौन जिम्मेदार है? एलजी साहब जिम्मेदार हैं या मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, जहाँ तक दिल्ली की सूरत हाल है और पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे, जो गवर्नर की जो फंक्शनिंग है यहाँ, या राष्ट्रपति की भी जो फंक्शनिंग है सदर जमहूरिया की, उसमें सीधा सरोकार यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डायरेक्टिव्स पे सारा काम होता है। ये बेमाने है ये कहना, और अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये उनका शेल्टर लेना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इतना रोल है कि जितना होम मिनिस्टर कहते हैं, जितना होम मिनिस्ट्री कहेगी, वो बार बार होम मिनिस्ट्री से राब्ते में है। तो मुझे लगता है कि इसमें हरकत में आना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और खासतौर से होम मिनिस्टर को, और यहाँ पर कहना पड़ेगा, डायरेक्टिव देने पड़ेंगे कि यहाँ फौरन इसको भंग करके इसके इलेक्शन का कोई और रास्ता नहीं है। ये ढाल बनाना चाहते हैं सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सदर जमहूरिया को। इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं। जी, कुलवंत राणा साहब, इरफानुल्लाह साहब जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और अकलियती सेल जो माइनॉरिटी सेल है उसके प्रेसिडेंट है, वो सीधे ये इल्जाम लगा रहे थे कि इसके लिए पूरी तरह बीजेपी जिम्मेदार है। और ये नहीं, गवर्नरों के साथ जो हुआ है, गवर्नर के ओहदों को जिस तरह गवर्नर हटा दी जाते हैं सेंटर में गवर्नमेंट बनने के बाद, उस तरह कहीं ना कहीं दबाव में है एलजी नजीब जंग साहब। क्या मेरी बात सुनेंगे आप? जी बताइए। मेरी बात पूरी सुनना जी। ये जो केजरीवाल साहब की पार्टी के जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता हैं दिल्ली के, हेलो जी सुन रहे हैं आप, बताइए। में जो भी आज स्थिति बनी हुई है ना जी, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं।
अच्छा, उसका कारण सुन ले क्यों है जी। चुनाव में दिल्ली की जनता को भ्रमित किया जी। झूठे वादे किए इन लोगों ने और झूठे वादे देकर के दिल्ली के लोगों को आकर्षित करके त्रिशंकु विधानसभा के जिम्मेदार ये हैं दिल्ली में। जी। 1 नंबर 2 कांग्रेस पार्टी ने इनको सहयोग करके सरकार बनवा दी। जी। माँ बहन उसकी जो ना कसमें खाते थे, माँ की बाप की सबकी माँ बहन की बच्चे कसम खा रहे थे कि हमें सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बनाई और दिल्ली की सरकार छोड़ के देश में सरकार बनाए चले थे लोग। इनकी बातों में दम नहीं है, गुमराह करते हैं, नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, तथ्यों के साथ बात नहीं करते। ये अपने बातों से भी पूरी दिल्ली जनता विश्वास खो चुके हैं। और रही बात उपराज्यपाल महोदय की, उपराज्यपाल महोदय को संवैधानिक अधिकार है, उपराज्यपाल को बहुत अधिकार है, इनको नहीं मालूम होता जाके पूछ लें। ये संविधान के बारे में जानते नहीं है क्योंकि इनके नेता संविधान को कोर्ट को तो कुछ समझते ही नहीं है। जब ये जन लोकपाल बिल लेके आए थे तो संविधान को एक तरफ करके रहे थे, उसकी अनदेखी करके लेके आए थे। तो संविधान का मान्यता इनको मालूम नहीं है, न संविधान को ये मानते देश के और संविधान के लिए मान्य। कुलवंत साहब हम बात सुन ले, बात पूरी बात नहीं, पूरी बात सुन ली हमने, आपने सारे इल्जाम लगा दिए सारे, वापस करने दें। लेकिन हम अब चाहते हैं जो वर्तमान स्थिति है। पूरा पक्ष सुन ले पहले आप। नहीं है जी बताइए। की कमी नहीं है, कोई पानी की कमी नहीं है और दिल्ली में बिजली के रेट जितने इन्होंने किए थे उसके ऊपर रेट हमने भी कर दिए हैं, उस सब्सिडी हमने भी दी है। ये दिल्ली की जनता को गुमराह कर इनसे पूछ लो, दिल्ली में 49 दिन इनके सचिवालय पर प्रदर्शन क्यों हुए थे? 49 दिन प्रदर्शन हुए थे, उसके जिम्मेदार कौन है? इन्होंने एक वादा कौन सा पूरा करके दिया बताओ आप? नहीं, वो आपकी बात हमने सब सुन ली है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है, फिर नजीब जंग साहब की क्या मजबूरी है, क्यों मामले को लटकाना चाह रहे हैं? बताएंगे उनकी क्या मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि के लिए, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, चुनाव से डरती नहीं है, जो भी स्थिति होगी उससे निपटने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, डर इनको है। ये डर रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये हवा बना रहे हैं और ये हमारे को डरा कर इसको भी डराओ, भाजपा को डराओ। भाजपा डरने वाली नहीं है, जनता भी समझ रही इनकी चाल को। हाँ। ये ऐसे दिखा देंगे भाजपा डर रही है, भाजपा डर रही है, हमारा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलवंत राणा साहब, मुफीद जिलानी साहब की बात सुन लेते हैं। उन्होंने जो एक अंदाजा लगाया था कि छत्तीसगढ़, माफ कीजिए, झारखंड में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद देखेंगे। वो एक सहाफी की नजरिए से देख रहे थे, जर्नलिस्ट होने के नाते। उनसे अब हम बात करते हैं। जी जिलानी साहब। मैं बताना चाहता हूँ, कुलवंत राणा साहब जो इस तरह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं और उन्होंने मुझे तक उसमें लपेट लिया कि मैं किसी सियासी पार्टी का तर्जुमान हूं या प्रवक्ता के रूप में यहाँ बात कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि कुलवंत राणा साहब को अगर ये इल्म हो कि वहां पर कल केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि हमारे पास अधिकार है कि 1 साल तक हम राष्ट्रपति शासन में रह सकते हैं दिल्ली में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार भी अभी नहीं चाहती। और अगर ऐसा होता कि वो विधानसभा चुनाव कराना चाहती दिल्ली में और पार्टी उनके विधानसभा चुनाव के लिए तैयार थी, तो वो जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ ही इसके लिए भी चुनाव कराने के लिए आगे राज्यपाल से कहलवा सकती थी, राज्यपाल से विधानसभा भंग कराने के लिए सिफारिश कर सकती थी। और ये जो कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास बहुत अधिकार है, बिल्कुल बहुत से अधिकार हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जो है, जो सिफारिश करता है, राज्यपाल उसी सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करता है। तो मैं समझता हूं कि राणा साहब को थोड़ा धैर्य से बात करनी चाहिए, सिर्फ इल्जाम तराशियों से कुछ नहीं होता। और ये समझना चाहिए कि अभी पार्टी वाकई जो इंटरनल उनकी इंफॉर्मेशन है पार्टी को, वो ये देखना चाहते हैं और जिसमें उम्मीद भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में और झारखंड में बीजेपी जीत के आएगी, तो एक नया मतलब कुछ और मतलब कहेगा कि महाराष्ट्र में देखिए हम जीत के आए हैं और यहाँ पर दूसरी जगह कौन सी रियासत में अभी चुनाव हुआ है महाराष्ट्र के साथ में, हरियाणा में जीत के आए हैं और क्या नाम है, झारखंड भी हमने और जम्मू कश्मीर में भी, और मोदी जी के नाम पर आप वोट दीजिए। लेकिन इस वक्त में जो है उनको ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली में सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मिलने की उनको पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि, और एक जगह यूं फंस गए हैं कि अगर उनकी वो सरकार बनाना चाहते हैं तो जाहिर है उनको 2 या 3 एमएलए जो है बाहर से लेने पड़ेंगे, और वो चाहे आम आदमी पार्टी से लें या कांग्रेस से लें या उनसे सौदा करके किसी तरह से। तो इसमें खरीद फरोख्त का इल्जाम उनके पास आएगा, उनके ऊपर आएगा, और जब खरीद फरोख्त का इल्जाम आएगा
तो वो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की और बिना खरीद फरोख्त के सरकार बनाई है। इससे मोदी जी भी कटघरे में खड़े होंगे, राजनाथ सिंह भी कटघरे में खड़े होंगे, वेंकैया नायडू भी कटघरे, जो तीनों लोग बराबर ये कहते रहे हैं कि हम दिल्ली में खरीद फरोख्त के साथ सरकार बनाना नहीं चाहते हैं। तो मैं समझता हूं राणा साहब हों या बीजेपी को ही प्रवक्ता हूं, थोड़ा रियलाइज करें। अभी मैं उनके और बीजेपी के लोगों को सुन रहा था, वो भी बार बार यही कह रहे थे कि क्या नाम है साहब, राज्यपाल जब कहेंगे हम चुनाव के लिए तैयार हैं और ये है। मैं समझता हूं अगर चुनाव के लिए तैयार होते तो पिछले 9 महीने से जब केजरीवाल जी ने, और जहां तक एक सवाल आपने कहा था कि इरफानुल्लाह साहब से पूछा था, और मैं समझता हूं इसमें मैं मुत्तफिक हूं राणा साहब से कि इसके लिए ना सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, इसके लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है थोड़ा बहुत जी, कि अगर वो सरकार को आगे चला रहे थे, जिसके रियलाइज केजरीवाल साहब ने बाद में किया है, उनके कई लीडरान ने किया है कि वो अगर सरकार छोड़कर नहीं भागते तो दिल्ली के साथ ये संकट अभी पैदा नहीं होता। साहब उनका अखलाकी जिम्मेदारी थी सरकार में, वो नहीं, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अखलाकी जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। जिस मुद्दे पर उन्होंने कहा वो उनको जानते थे कि केंद्र सरकार ने एक लोकपाल विधेयक पारित किया है, उसमें खामियां रही होंगी, और जब खामियां हैं तो आप अगर सरकार चलाते, आप ऐसा आगे चलाकर आप अपने लोगों को जिनसे समर्थन ले रहे थे उनकी सहमति से या उसके बाद में नेक्स्ट चुनाव में आकर आप उसको संशोधन करा सकते थे, अपनी असेंबली से पारित करा के आगे भेजते। आपको पता था कि यह केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं होगा, राष्ट्रपति के बिना की मंजूरी के नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत से काम करने थे। सिर्फ एक लोकपाल को लेकर आपने बहुत से वादे किए थे। आपने ठीक है करप्शन को लेकर आपकी पार्टी बनी थी, लेकिन इसके बावजूद आपको पता था कि इतना कुछ तो हो गया था। मानिए आपके हिसाब से 60% अगर हो गया था, 40% बाद में भी हो जाता। तो मैं समझता हूं कि यहां पर जाके थोड़ी जिम्मेदारी उनकी जरूर है। कुलवंत साहब ब्रेक में जाएंगे, जल्दी से हम आपका जवाब चाहेंगे। मुफती साहब ने जिस तरह कहा, और ये सच भी है, जिस तरह गवर्नर को हटा दिया जाता है, उसे इस्तीफा देने को कहा जाता है, तो आखिर क्या मजबूरी है कि केंद्र सरकार उनको ये नहीं कह रही कि आप सिफारिश कर दें? आप छोटा सा जवाब चाहेंगे आपका कुलवंत साहब, फिर ब्रेक लेंगे। जो भी इन्होंने कहा, इनके पास भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट भेज दी कि हमारी इंटरनल रिपोर्ट ये है, इनको रिपोर्ट लीक कर दी हमने, और इनको उस रिपोर्ट की जानकारी, हमें रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। पूरे सर्वे आए, आपने नहीं पता होता, 2 दिन पहले टीवी में उसने 24 ने जी 24 न्यूज ने जारी किया है 55 सीटों का सर्वे, इंटरनल सर्वे। और इसको तो ये बात बता दूं भाईजान को, और दूसरा इनका लगाव बहुत है। आप राणा साहब सुन लीजिए, 55 सीटों का जो इंटरनल सर्वे है न्यूज 24 का, वो लोकसभा चुनाव के नताइज के मुताबिक है। वो लोकसभा चुनाव के नताइज के मुताबिक है, वो सर्वे उन्होंने अब नहीं कराया है। 2 दिन पहले सर्वे जारी हुआ है। एक बात, दूसरी बात है इन जनाब का जो ना बहुत लगाव है केजरीवाल जी से। हम ये चार बात ये कह रहे हम सियासी पार्टी से संबंध नहीं है, ब्रेक में जाना हमको। इनका सियासी पार्टी संबंध नहीं होगा, लेकिन इनका सियासत से संबंध है। और इनका ये भी बता दो इनको, महाराष्ट्र में हम जीते हैं। नहीं वो सब मालूम है, हरियाणा की जनता नहीं हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कुलवंत साहब, मोदी के साथ है। कुलवंत साहब आप सुन लिया कीजिए कभी कभी बात सुन ले, दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ है जी। और रही बात इस बात की कि उपराज्यपाल को क्यों नहीं हटाया, उपराज्यपाल को इसलिए नहीं हटाया, वो मुस्लिम है, उनको वो जिम्मेदार आदमी है, भले आदमी है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हटाना ठीक नहीं होता, और हटाएंगे तो ये लोग कहेंगे मुस्लिम था उसको हटा दिया। चलिए नहीं हम ये कह रहे हैं अगर रिपोर्ट आपके पक्ष में है तो केंद्र क्यों नहीं कहता कि सिफारिश करा दीजिए? सिर्फ ये सवाल है हमारा छोटा कुलवंत साहब, आप समझिए मेरे सवाल को। मुद्दे से सवाल करें कि वो चुनाव क्यों नहीं कराए उन्होंने। और वो रही बात 1 साल तक की दिल्ली के, हेलो जी सुन रहे हैं, विधान में प्रावधान है कि 1 साल तक अगर आप लंबित रख सकते हैं विधानसभा को, तो उसके बाद में कोई डायरेक्शन दूसरी कोर्ट। चलिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो रहा है। इरफानुल्लाह साहब आपसे माफी चाहते हैं, हम आपका कमेंट नहीं ले पाए क्योंकि वक्त नहीं हमारे पास, हमें वक्फा करना है। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए आलमी समय। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर।
हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफीद जिलानी साहब। तुर्की की इराक से मुत्तसिल सरहद पर पुलिस और कुर्द अवाम में पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की और भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव किया। ये कुर्द लोग इराक से आने वाले पेशमर्गा जंगजुओं का खैर मकदम करने के लिए जमा थे। पेशमर्गा जंगजू तुर्की के रास्ते शाम के कोबानी शहर जाएंगे, जहां वो दाइश के जंगजुओं के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। कुर्दों की भीड़ ने मकामी कुर्द हुकूमत के परचम हाथों में ले रखे थे और वो हुकूमत की हिमायत में नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि इस वक्त खुबानी पर कब्जा करने के लिए दाइश और कुर्द जंगजुओं में शदीद लड़ाई चल रही है। दाइश के पीछे धकेलने के लिए अमरीकी फजाइया भी कई बार दाइश के खिलाफ हमले कर चुकी है। मुफीद जिलानी साहब, ऐसा लग रहा है कि इस तरह ये दाइश और शाम के दरमियान की जो जंग थी वो कहीं ना कहीं तुर्की उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है, मैं अमेरिका का एक पूरा एक मिशन है कि वो इनको आपस में ही लड़ा के कहीं खुद खड़ा हो जाता है किसी के साथ और किसी को भड़का के आगे बढ़ा देता है। उसका एक मिशन है कि इन लोगों को अपने आपस में उलझाए रखो और इनकी जितनी भी वसाइल हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, उनको अपने हक में इस्तेमाल करते रहो। तो यही वजह है जो आज जबकि तुर्की को आम तौर पर इस तरह का मुल्क नहीं माना जाता, ना उसकी कोई इस तरह की हो रही है, जिसकी वजह से उनको कुर्दिश और दाइश के बीच में जो जंग है ये पूरा एक प्लान वे में है। इसमें दाइश को पहले पोसा बनाया अमेरिका ने, उसके बाद में कुर्दों की पुष्टपुनाई कर रही है और दोनों को आपस में लड़ा के इसमें वहां के आवाम को और खुद दाइश के लोग जो हैं, जो वहां के फलाह बहबूद का दावा कर रहे हैं या कुर्दिश लोग हैं वहां के फलाह बहबूद का दावा कर रहे हैं कि उन्हीं के उसमें हो सकता है, उनको खुद समझना होगा कि आपको लड़ाया जा रहा है, आपको एक तीसरा आदमी लड़ा रहा है और आप खुद लड़ मर रहे हैं और वहां को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वहां के आवाम को भी इन लोगों को खुद सोचना होगा और अमेरिका को जब तक ये अमेरिका की नीयत को नहीं समझेंगे तब तक वहां का इसी तरह से होता रहेगा। और शाम के जो इलाके जहां पर शाम में आज तबाही है वो और बढ़ती। शाम को पहले से ही अमेरिका चाहता था कि भाई हम जो हैं, पहले उसने कई बार कोशिश भी की थी कि हम फजाई हमले करेंगे, लेकिन उसमें चाइना और रशिया ने जो अड़ंगा अटकाया था तो उसने अब ये रास्ता अपनाया, दाइश को एक आगे बढ़ाया और उसके बाद में कुर्दों को आगे बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें जो हैं ये तुर्की तो बेचारा बेवजह ही फंस गया और तुर्की को भी ये समझना चाहिए कि वो अपने आवाम को समझाए और जो लोग इराक के लोग हैं उन लोगों आवाम को खुद मेरे ख्याल में बाहर आना पड़ेगा इनको समझाने के लिए कि भाई ये आप आपस में न लड़ें और ये जो ये अमेरिका है ये क्या नाम है आपको तबाह बर्बाद कर देगा और हमारे मुल्क का नामो निशान मिटा देगा। जो इराक बराबर सद्दाम हुसैन के बाद में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति, रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर तबाही और बर्बादी के निशान वहां पर ना कायम बनते हों। और ऐसे ही अब सीरिया का कई साल सीरिया में हो गए हैं। अब ये तो जितना भी खित्ता है ये इसको वो आपस में लड़ा झगड़ा कर खत्म करने के करा और उनके वसाइल पर खुद काबिज होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। लेकिन अब क्या तरीका हो सकता है इस तरह, इसमें जिस तरह तुर्की फंस गया है तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहा है, क्या तरीका? नहीं, अमेरिका तो फंसा ही नहीं है। अमेरिका, मैं समझता हूं मेरे नजर में अमेरिका नहीं फंसा। अमेरिका तो जानबूझ के ये हालात पैदा किए हैं और अमेरिका तो अब आप देखिए जैसे ही क्रिश्चियन के इलाकों में दाइश बढ़ा था तो किस तेजी के साथ उसने जो है वहां पर दाइश के ऊपर हमले किए थे जी। और उससे पहले जब दूसरे इलाकों में दाइश के हमले हो रहे थे तो अमेरिका खामोश बैठा था कि नहीं भाई हम जमीनी हमले, हम फजाई हमले नहीं करेंगे, हम ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके में दाइश बढ़ा
तो अमेरिका फौरन ऐसा कर हो गया। दूसरे सारे जितने नाटो के ममालिक थे उनको उन्होंने इकट्ठा कर लिया यूएनओ में। मुफीद साहब इस वक्त अर्शी खान साहब जो आलमी उमूर के माहिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्शी खान साहब, मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे कि जिस तरह ये दाइश और कुर्दों की जो जंग होने वाली है सरहद पर, तो लग रहा है कि इस मामले में ये शाम और दाइश के दरमियान तुर्की कहीं फंसता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो तुर्की की पोजीशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप तुर्क के डिप्लोमेट से बात करें या तुर्की गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोजीशन को जानना चाहें तो वो ये कहते हैं कि उनकी पॉलिसी बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि कुर्दिश जो आपके नॉर्दर्न इराक जो जानते हैं उससे काफी अच्छा रिलेशन है तुर्की का, इसलिए नॉर्दर्न इराक में बहुत सारे तेल के कुएं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि खुद तुर्की अपने आप इंटरवीन नहीं करना चाहता डायरेक्टली, लेकिन जो कुर्द हैं आपके नॉर्दर्न इराक के, उनको अभी अभी 1 घंटे पहले एंट्री दे दी गई और वो शानली उर्फा जो प्रोविंस है उस एयरपोर्ट पे उतरे और उनको जाने दिया। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है तुर्की के सामने, और मैं ये समझता हूँ कि वही एक है कि बिटवीन द डीप सी एंड डेविल, एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ समुंदर है, किस तरफ जाए। जी। लेकिन तुर्की की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें कई सारे चेंजेस हैं, इसलिए कि तुर्की का जो मेन टारगेट है वो है कि सीरियन गवर्नमेंट को किसी तरह से खत्म करना। वो कम इंटरेस्टेड है कि हम दाश को खत्म करें। दूसरी तरफ ये तुर्की ये भी चाहता है कि हम दाश का पूरी तरह से कंट्रोल जो है कोबानी पे नहीं हो, और कोबानी में जो है वो कुर्दिश जो है, इसलिए कि वो कुर्दिश एरिया है और वहां पे ऑलरेडी जो वहां पे लड़ाइयां हुई है उससे टर्की पे प्रेशर इसलिए बढ़ा कि इधर करीब 10 दिन में 2 लाख वहां से रिफ्यूजी टर्की में आ गए। तो टर्की में जो रिफ्यूजी है वो 1 मिलियन से ज्यादा हो गया, तो इससे इसका प्रेशर है। अगर कुर्दों को टर्की नहीं आने देता अपने एरिया में तो वहां के जो कुर्द की जो आबादी है तुर्क में वो उनसे नाराज हो जाएगी। तो ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ कि जो शुरुआत की तुर्की ने वो खुद गलत की, और उस वक्त असद को जो कमजोर करना और उसमें जो तुर्की की शमूलियत रही और भी कंट्रीज की शमूलियत रही, एक मेरे ख्याल से गलत कदम था। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखें रियलिस्ट अप्रोच की तरफ से जो तुर्की का जो स्टैंड है या जो तुर्की के ताल्लुकात हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, तो तुर्की की भी वही पॉलिसी है जो वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसी है। तुर्की का नजरिया बिल्कुल वही है। अब ये किस हद तक तुर्की के फेवर में जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी। अर्शी खान साहब, आप कह रहे हैं कि गलती हुई और दूसरी तरफ आपने ये भी इशारा दिया कि वो कहीं न कहीं शाम के खिलाफ तुर्की जो है वो कार्रवाई करना चाहता है, तो फिर क्या कोई कुछ अंदाजा करने में कोई गलती हुई है? नहीं, देखिए वो टर्की का तो बहुत ही शुरू से ये क्लियर है कि जो वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट है जो अमेरिका का आपके 2004 में जिसको डिक्लेयर किया गया था, उसमें तुर्की पूरी तरह से शामिल है। जी। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं आपके प्राइम मिनिस्टर हैं दावूद साहब, जो 2003 में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर बने, 2009 में फॉरेन मिनिस्टर बने, और वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन है। तो अमेरिका जो तुर्की की पॉलिसी है वो प्रो अमेरिकन है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि तुर्की जो पॉलिसी है वो एंटी इजरायली भी है। जी। तुर्की वहां पे कुर्दों को नाराज करना नहीं चाहता। अब तुर्की मेरे ख्याल से तुर्की की जो सिचुएशन है आप देखेंगे वो कुर्दों में फूट डालना चाहता है, इसलिए कि जो पीकेके जो ग्रुप है, पकाका जिसको बोलते हैं कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, जो कि गुरिल्ला पार्टी है, वो एक कुर्दिश मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की नजर में और टर्की की नजर में। करीब 34,000 लोग अब तक 1980 के बाद मारे गए, तो उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है टर्की, बल्कि उन लोगों को कर रहा है जो इस्लामी कुर्द है। जी। और इस तरह से वो कुर्दों में भी एक डिवाइड लाना चाहता है। लेकिन मुझे ये खदशा है कि कहीं कोबानी की वजह से या जिस तरह से इसलिए कि जो तुर्की के कुर्द हैं वो खुद नाराज हैं तुर्की गवर्नमेंट से, वो चाहते हैं कि डायरेक्ट टर्किश गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन करे, लेकिन टर्की ये नहीं चाहता कि हम डायरेक्ट इंटरवीन करें, खास करके हम मतलब दाश को मारने के लिए। लेकिन टर्की इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करने को तैयार है अगर ये हमला असद गवर्नमेंट के खिलाफ हो। ये सिचुएशन है वहां पे। जी, बिल्कुल आपने डॉक्टर अर्शी खान साहब सही फरमाया कि बिल्कुल नाजुक सूरत हाल का शिकार है इस वक्त टर्की। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप हालात हाज़िरा में शामिल हुए और एक अहम मौजू पर आपने अपनी राय का इज़हार किया। डॉक्टर अर्शी खान साहब आपका बेहद शुक्रिया। मुफीद जिलानी साहब आपका भी शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, हालात हाज़िरा में अभी बस इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.7live.com। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलम समय। आदाब।